अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इकराम भट्टी और मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ डबल चुके स्टडीज़ हब के अंदर। और आज का हमारा टॉपिक है नाउन। दोस्तों आज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिटेल के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम नाउन के जो बाकी जितने भी उसका स्टफ़ रहता है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमने नाउन के मुतालिक देखा पिछली वीडियो के अंदर कि नाउन क्या है। दैट इज़ द नेमिंग वर्ड। बेसिकली नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज़ कॉल्ड अ नाउन। अब हम देखते हैं कि उस नाउन की टाइप्स क्या क्या हैं। अब हम नाउन को डिवाइड करके देखते हैं ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट ग्राउंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी स्पेसिफिसिटी की बेस पे कि स्पेसिफिसिटी की बेस पे हम उसको कितने उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो में दैट इज़ 2. फर्स्ट वन इज़ कॉमन नाउन एंड सेकंड वन इज़ प्रॉपर नाउन। जो कॉमन नाउन है, बेसिकली कॉमन नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन इट्स नेचर। यानी कि एक ऐसी चीज़ का नाम, एक ऐसा नाम, उस नाम की हर जगह पे उस चीज़ मिल सकती हो। उसको सुनने के बाद आपके जहन में एक पर्टिकुलर कोई चीज़ ना आए। जैसे हम कह सकते हैं कि सिटी। अगर मैं लफ्ज़ बोलता हूँ सिटी तो आपके जहन में कहीं का भी कोई भी सिटी आ सकता है, तो मैंने स्पेसिफिक नहीं बोला। दैट इज़ कॉमन नाउन। अगर मैं आपसे बोलता हूँ बॉय तो आपके जहन में बहुत सारे बॉयज़ आएंगे, आप कोई पर्टिकुलर पर्सन को नहीं अपने जहन के अंदर लेके आएंगे। दैट इज़ अ कॉमन नेम। ऐसे ही थिंग के मुतल्लिक हो सकता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ मशीन, अब मशीन कहने से आपके जहन में कोई पर्टिकुलर मशीन नहीं मैं कह रहा जो आप उस मुतल्लिक सोचें, बल्कि आप एक जनरल व्यू के मुतल्लिक सोच रहे हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल कॉमन चीज़ों के नाम जो जिस नेचर की बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर पाई जाती हैं, जैसे सिटी है, जैसे बॉय है, इस तरीके से ह्यूमन कह सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जनरल व्यू में देखी जाती हैं। ये जब भी हम बोलते हैं तो हमारे जहन के अंदर कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर इंसान, चीज़ या जगह का व्यू नहीं आता। जैसे कंट्री है। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रॉपर नाउन को देखें तो प्रॉपर नाउन जो है वो किसी भी मखसूस चीज़ का नाम होगा। एक ऐसा नाम जो आपके सामने लिया जाए तो आपके जहन में फ़ौरन से वही चीज़ आए। जैसे मैं आपके सामने अगर इस्लामाबाद कहता हूँ तो आप किसी भी और कंट्री के किसी सिटी को नहीं अपने जहन में लेके आएंगे, बल्कि आप पाकिस्तान के कैपिटल को ही लेके आएंगे। अगर मैं कहता हूँ कि फ़ैसल मस्जिद तो आपके जहन के अंदर जो पाकिस्तान की कैपिटल के अंदर मौजूद है फ़ैसल मस्जिद, वही आपके जहन में आएगी। दुनिया की और एक मस्जिद आपके जहन में नहीं आएगी। तो हर वो चीज़ जिसका नेम लेने से या सुनने से आपके जहन में एक प्रॉपर स्केच बने, प्रॉपर वो चीज़ आपके जहन में आए, दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। जैसे हम कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, अब ये एक प्रॉपर नाउन है। आपके जहन में एक ऐसे इंसान की तस्वीर आएगी जो कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। दैट इज़ अ प्रॉपर नेम। प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं आप इसे, प्रॉपर नेम। और इसके अलावा सिटी के लिए आप कह सकते हैं इस्लामाबाद, कंट्री के लिए आप कह सकते हैं पाकिस्तान। तो वो चीज़ जो आप जिसका नेम लें और आपके जहन में एक प्रॉपर चीज़ आए, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। थर्ड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, कि आप उसको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। इस बेस पे अगर हम नाउन को क्लासीफाई करें तो हमारे पास 2 टाइप्स बनती हैं, दैट इज़ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनके इंडिविजुअल यूनिट को हम गिन सकें। जैसे अगर आपके हाथ में इस वक्त पेन मौजूद है तो आपके पास अगर 1000 पेन भी हो तो आप उसके इंडिविजुअल को गिन सकते हैं। 1 पेन, 2, 3 इस तरीके से गिन सकते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हमारे पास, उनके इंडिविजुअल को गिनना इम्पॉसिबल होता है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि वाटर, अब वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O, अब हम उसको अगर गिनने बैठ जाएं तो हम कभी भी नहीं गिन सकेंगे उसको। मिल्क, इस तरह शुगर, एयर, तो इन चीज़ों के जो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं उनको हम नहीं गिन सकते। दैट्स वाई वी ऑलवेज टेक इट इन किलोग्राम्स और लीटर। जहन में एक फार्मूला बिठा लें कि जो मोस्टली अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं हम उनको किलोग्राम के अंदर या लीटर के अंदर रखते हैं, और जो काउंटेबल होती है हम उनको मोस्टली दर्जन या डजन के हिसाब से लेते हैं। तो ये है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नेम के मुतल्लिक और कॉमन और प्रॉपर नेम के मुतल्लिक। अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको डिस्कस, और हम आपको उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की कोशिश भी करेंगे। अदर 4 टाइप्स ऑफ नाउन विच आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन।
तो सबसे पहले चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों दरअसल में ऐसा नाउन है जो फिज़िकल एक्सिस्टेंस ना रखता हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो फिज़िकल एक्सिस्टेंस ना रखती हों, बल्कि उन्हें जस्ट मोरल वैल्यूज़ के हिसाब से देखा जाता है। जैसे हम कहते हैं करेज, ऑनेस्टी, लाइफ, डेथ। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम जस्ट नाम से जानते हैं, उनको हम कोई फिज़िकल एक्सिस्टेंस उनकी नहीं जानते। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ डेथ, दिस इज़ ऑनेस्टी, दिस इज़ डिसऑनेस्टी। तो ये वो नाउन्स होते हैं जो फिज़िकल एक्सिस्टेंस नहीं रखते, जिनके अंदर कोई मटेरियल नहीं होता, जिनको हम टच ना कर सकें, इंटेंजिबल जिनको कहा जाता है। रन मार्टिन बुक के अंदर भी इंटेंजिबल ही कहा गया है, जिनको छुआ ना जा सके, जिनको फील ना किया जा सके। ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि आज तक इनको देखा किसी ने नहीं है। सेकंड नंबर हमारे पास है मटेरियल नाउन। दोस्तों मटेरियल नाउन वो है जिससे मज़ीद कोई चीज़ बनाई जा सके आगे। यानी कि ये एक ऐसा नाउन है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर। केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एक पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं 116 हैं या इस तरह हैं कुछ। तो उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को मटेरियल नाउन की लिस्ट में रखा जाएगा, क्योंकि उनसे मज़ीद चीज़ें बन सकती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मज़ीद कोई और चीज़ बनाई जा सके, जिसको टच किया जा सकता है, जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस हो, उसे कहा जाता है मटेरियल नाउन। थर्ड टाइप इज़ कंक्रीट नाउन। तो दोस्तों कंक्रीट और मटेरियल को बहुत सारे लोग मिक्स कर देते हैं। जो कंक्रीट नाउन है बेसिकली ये किसी भी ऐसी चीज़ का नाम है जिसको हम फिज़िकल एग्जिस्टेंस में देख सकते हैं। दिस इज़ समहाउ अपोजिट टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि अगर आप बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो वो तमाम वो चीज़ें थी जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम फील नहीं कर सकते, वो जस्ट बाय नेम हम जानते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हैं, अपने 5 सेंसेस के साथ देख सकते हैं, जान सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें कंक्रीट नाउन के अंदर फॉल करती हैं। जैसे हम कहते हैं पेन, बुक, टेबल, मोबाइल फ़ोन, वाइट बोर्ड, कंप्यूटर, ऑल दीज आर कंक्रीट नाउन, क्योंकि इनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस मौजूद है हमारे पास। अब जो डिफरेंस है कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन में, कि हर कंक्रीट नाउन जो है वो बेसिकली किसी मटेरियल नाउन से बना होता है। मटेरियल नाउन जो थे वो रॉ मटेरियल के तौर पे थे। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं किसी भी लोहे से बनी हुई चीज़ की, तो एक्चुअली हम उस चीज़ को जब नाम लेते हैं, जैसे हम कहते हैं स्वॉर्ड यानी कि तलवार। तो तलवार जब हम बोलते हैं तो दैट इज़ कंक्रीट नाउन, उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम फिज़िकल एग्जिस्टेंस में देख सकते हैं। जबकि उसको किस चीज़ से बनी हुई है, दैट इज़ आयरन। तो आयरन इज़ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हर वो चीज़ होगी जिससे मज़ीद कोई चीज़ बनाई जा सकती है। सेम टू सेम जो चीज़ें उनसे बनती हैं, जिनको हम फिज़िकल एग्जिस्टेंस में देख सकते हैं, दैट इज़ कंक्रीट नाउन। फोर्थ टाइप जो हमारे पास है दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वर्ड सुने होंगे जो हम सिंगल ही लेते हैं, जिनको हम एज ए सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है, जो उसके पीछे ब्रॉड एक सेंस होता है, वो सिंगुलर नहीं होता। जैसे हम कहते हैं टीम। तो टीम बेसिकली जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम मैच हार गई है, तो हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तानी टीम का कोई एक मेंबर हारा है, बल्कि हम ये कह रहे होते हैं कि पाकिस्तानी टीम के अंदर जो 11 प्लेयर खेल रहे थे वो सारे हार गए हैं। तो जो टीम वर्ड है दैट इज़ नॉट अ सिंगुलर, बेसिकली इट कंटेन्स अ सेट ऑफ 11 प्लेयर्स। सेम टू सेम इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लास, सिक्स्थ क्लास इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे देखें क्लास के बाद हमने इज़ लगाया है, इसको सिंगुलर लिया, लेकिन तमाम लोग जानते हैं कि क्लास के अंदर एक बच्चा नहीं होता। क्लास इज़ एक्चुअली प्लूरल। क्लास को एज ए सिंगुलर लिया जाता है, लेकिन जब बात की जाती है उसके अंदर मौजूद छुपे हुए उस सेंस की, तो वो सिंगुलर नहीं होता। उसके अंदर मोर देन 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल क्राउड। अब क्राउड में कोई एक बंदा नहीं होता, हज़ारों बंदे होते हैं। ऐसे ही क्लास के अंदर एक स्टूडेंट नहीं होता। टीम के अंदर एक प्लेयर नहीं होता। ज्यूरी जिसके अंदर कोई एक मतलब फ़ैसला देने वाला नहीं होता। कमेटी के अंदर कोई एक मेंबर नहीं होता। तो ये तमाम के तमाम जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन हैं जो सिंगुलर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनके ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर देखें, तो ब्रॉड सेंस के अंदर देखें तो उनके अंदर कोई एक चीज़ नहीं होती, बल्कि वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स होती हैं, दैट आर कलेक्टिव नाउन। आई होप दोस्तों आप लोगों ने
नाउन के जो सेकंड 4 टाइप्स बच रही थी वो सारी की सारी कवर कर ली होंगी। इनके मतलब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। इसको जेंडर वाइज किन डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है? तो बेसिकली नाउन को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ मैस्कुलिन, सेकंड वन इज़ फेमिनिन, थर्ड वन इज़ कॉमन जेंडर, फोर्थ वन इज़ न्यूट्रल जेंडर। तो इनको एक एक करके देखते हैं दोस्तों कि ये सारी हैं क्या। तो फर्स्ट वन जो है दैट इज़ मैस्कुलिन जेंडर। तो वो तमाम के तमाम नाउन जो किसी मेल के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल किंग, प्रिंस, बॉय, ब्रदर, फादर। तो ये तमाम के तमाम जो नाउन मैंने आपके सामने लिए हैं ये तमाम के तमाम किसी मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह के तमाम जो नाउन्स होते हैं उनको मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो उनके अंदर हम ये देखते हैं कि जिन चीज़ों को लिया जाता है किसी भी स्ट्रेंथ के तौर पे, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ की वजह से उनको रिमार्केबल किया जाता है, उनको फिर हम लेते हैं मैस्कुलिन जेंडर के अंदर। फॉर एग्जांपल सन, समर, डेथ। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं, जिनके अंदर लाइफ मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको एज ए मैस्कुलिन या मेल जेंडर के तौर पे लेते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ फेमिनिन जेंडर। तो एज कम्पेयर टू मैस्कुलिन वी आल्सो हैव फेमिनिन जेंडर फॉर द फीमेल जेंडर्स। यानी कि जो फीमेल इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए जो हम नाउन का केस यूज़ करते हैं दैट इज़ फेमिनिन। जैसे हमने कहा था बॉय, तो उसके लिए जो फेमिनिन जेंडर दैट इज़ गर्ल, ब्रदर के लिए सिस्टर, ऐसे ही हस्बैंड के लिए वाइफ। तो ये तमाम के तमाम जो मैंने आपके सामने लिए हैं, लॉइन के लिए जैसे लॉइनर्स। तो ये सारे के सारे जो नाउन्स मैंने आपके सामने लिए दैट रिप्रेजेंट अ फीमेल। तो जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं दैट आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जो नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ जाएँ तो जो चीज़ें ब्यूटी की वजह से रिमार्केबली डिफ्रेंशिएट की जाती हैं, यानी कि उनकी ब्यूटी को ज़्यादा रिमार्केबल बनाया जाता है, दैट आर पर्सोनिफाइड एज द फेमिनिन्स। फॉर एग्जांपल मून, स्प्रिंग। तो ये जो नाउन्स हैं जो मैंने आपके सामने लिए हैं और जो आपको स्क्रीन पे भी अभी नज़र आ रहे होंगे, ये सारे के सारे फेमिनिन जेंडर के अंदर रखे जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन द ब्यूटी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कॉमन जेंडर। दोस्तों नाम से भी जाहिर हो रहा है कि कॉमन जेंडर एक ऐसा जेंडर होगा जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाएगा। यानी कि अगर आप इस नाउन को लेंगे तो उससे मुराद आप मैस्कुलिन भी ले सकते हैं, इससे आप फेमिनिन भी ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के तौर पे जब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक नाउन यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो अगर आपकी मदर हैं तो भी आप उनको पेरेंट्स ही बोलेंगे, और वो अगर आपके फादर हैं तब भी आप पेरेंट ही बोलेंगे। चाइल्ड, अब चाइल्ड अगर एक छोटी बच्ची है तब भी हम चाइल्ड बोलेंगे, अगर एक छोटा बच्चा है तब भी हम चाइल्ड ही बोलेंगे। तो चाइल्ड जो बेसिकली है दैट इज़ अ कॉमन जेंडर। इस तरीके से एनिमी, टीचर। तो ये तमाम के तमाम ऐसे नाउन्स हैं जो मेल और फीमेल दोनों जेंडर के लिए कॉमनली यूज़ होते हैं, दैट इज़ कॉमन जेंडर। फोर्थ वन इज़ न्यूट्रल जेंडर। तो दोस्तों कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो जेंडर फ्री होते हैं, यानी कि उनका कोई जेंडर नहीं होता, ना मेल है ना फीमेल है, बल्कि उन्हें किसी भी जेंडर के अंदर डिवाइड नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पेन, बुक। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम किसी भी जेंडर के अंदर डिवाइड नहीं करते, दैट आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल आपको पता है कि न्यूट्रल से निकला है, जिसका मतलब होता है सिफर, मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज, कोई चीज़ मौजूद ना हो। तो यहाँ पे जो सेंस बन रहा है न्यूट्रल जेंडर का मतलब जिसका कोई जेंडर ना हो, दैट इज़ न्यूट्रल जेंडर। आई होप दोस्तों कि आपको नाउन के मुतालिक सब कुछ मालूम हो गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। फेमिनिन जो हमारा लास्ट लेक्चर गुजरा है ताकि फेमिनिन नाउन्स क्या होते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कि फेमिनिन नाउन बनाए कैसे जाते हैं, किसी भी एक वर्ड से उसका फेमिनिन कैसे बनाया जाता है, यानी कि उसका जो फीमेल मेंबर है या फीमेल उसका पार्टनर है वो कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली रैंड एंड मार्टिन बुक के अंदर हमारे पास 3 ऐसे तरीके मेंशन किए गए हैं जिसके ज़रिए हम फेमिनिन बना सकते हैं किसी भी मेस्कुलिन का। तो फर्स्ट वन दैट इज़ बाय एडिंग एंटायरली अ न्यू वर्ड। सेकंड वन इज़ बाय एडिंग ESS, TRIX, INE वगैरह। एंड थर्ड वन इज़ बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। तो देखते हैं इन एक एक करके इन तमाम मेथड्स को देखते हैं कि फेमिनिन कैसे बनते हैं इनसे। जो फर्स्ट है
बाय एंटायरली यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड। जैसे हम कहते हैं फादर, उसके लिए जो फेमिनिन हम बनाते हैं दैट इज़ मदर, जो इंटायरली एक न्यू वर्ड है। ऐसे ही बॉय, उसके लिए जो हम फेमिनिन बनाते हैं दैट इज़ गर्ल, दैट इज़ इंटायरली अ न्यू वर्ड। तो ये है फर्स्ट मेथड, जब हम कोई भी एक न्यू वर्ड, इंटायरली कोई न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस करा देते हैं उसके फेमिनिन के तौर पे। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, कि कैसे बनाते हैं फेमिनिन किसी मैस्कुलिन से। तो इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों, जैसे ऑथर से ऑथरेस, हीरो से हीरोइन, पोइट से पोइटेस। तो ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट पे हम ESS, TRIX, INE, सिंपल ए वगैरह ये अल्फाज लगा के उनके फेमिनिन बना देते हैं। जो थर्ड टाइप हमारे पास है बाई एडिंग वर्ड बिफोर और आफ्टर, कि हम किसी एक लफ्ज़ को चेंज करते हैं उससे पहले या उसके बाद में तो उसका फेमिनिन बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ग्रैंड फादर, और इसका जो फेमिनिन हम बनाते हैं दैट इज़ ग्रैंड मदर। तो इसके बाद का जो वर्ड है हमने वही चेंज किया है सिर्फ, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी। तो ये तमाम वो वर्ड्स हैं जिनके हम पहले या बाद में कोई वर्ड चेंज कर देते हैं और उसको हम उसका फेमिनिन बना देते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी कि हम फेमिनिन बनाने के लिए हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। नाउन और नंबर। अब नंबर के हिसाब से हम नाउन को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ सिंगुलर और प्लूरल्स। ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि सिंगुलर्स क्या होते हैं, प्लूरल्स क्या होते हैं। कि सिंगुलर वो चीज़ है जो भी किसी वन पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज़ सिंगुलर नेम, सिंगुलर नाउन। वाइल इन प्लूरल्स मोर देन वन, यू कैन से दैट टू और मोर देन टू थिंग्स, पर्सन्स और प्लेसेस आर रिप्रेजेंटेड। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि प्लूरल्स बनाए कैसे जाते हैं। दिट इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक कि प्लूरल्स को बनाते कैसे हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके उन टॉपिक्स को जिसके ज़रिए हम प्लूरल्स बनाते हैं। पहले जो पॉइंट है हमारे पास दैट इज़ कि जो सिंगुलर्स हैं उनके एंड पे हम एस लगा देते हैं, तो वो प्लूरल्स बन जाते हैं। जैसे हम कहते हैं बॉय से बॉयज़, काउ से काउज। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब कोई भी सिंगुलर एंड हो रहा होता है डबल एस पे, एस एच पे, सी एच पे या एस पे, तो हम उसके बाद ई एस का इजाफा करके उसको प्लूरल्स बना देते हैं। जैसे क्लास, क्लासेस, बेंच, बेंचेस, किस, किसेस, ब्रांच, ब्रांचेस। तो ये तमाम के तमाम जो हैं जिनके एंड पे सी एच, डबल एस, ई एस या एस आ रहा है, तो उसको हमने ई एस लगा के उसका इजाफा करके उसको प्लूरल्स बना दिया है। बहुत से नाउन ऐसे भी हैं जो ओ पे एंड होते हैं, तो उनके लिए भी हम ई एस ही लगा के उनको प्लूरल्स बनाते हैं। जैसे हम हीरो, हीरोज़, बफलो, बफलोज। कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो वर्ड है वो ओ पे एंड हो रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद हम उसको सिंपल एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं कमांडो, कमांडोज। तो यहाँ पे ओ ही लास्ट पे लगा है, लेकिन इसके बावजूद हमने उसको एस लगा के उसका प्लूरल बनाया है, ई एस नहीं लगाया। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों वो बहुत ही अहम है। जब कोई भी एक नाउन हमारे पास सिंगुलर होता है और वो एंड हो रहा होता है वाई पे, जबकि वाई से पहले हमारे पास कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, कोई वावल नहीं होता, तो हम उस वाई को हटा के आई लगाते हैं और आगे ई एस लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल सिटी से सिटीज़, लेडी से लेडीज़। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं दोस्तों जो एफ़ और एफ ई पे एंड होते हैं, तो हम वहाँ पे भी जो उसका एफ़ होता है उसको हटा के वहाँ पे वी लगा देते हैं और आगे ई एस लगा देते हैं। जैसे थीव से थीव्स और वाइफ से वाइव्स। कुछ सिंगुलर्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके अंदर हम एक तो चेंजिंग करके उनके लेटर के अंदर और फिर हम उनको प्लूरल बना देते हैं। जैसे हम कहते हैं मैन, मैन, वुमेन, वुमेन। ऐसे ही टूथ, टीथ। सिंगुलर से प्लूरल्स बनाए जाते हैं, वो सिंपल इनके अंदर के मौजूद कुछ लेटर्स को चेंज करने से उनके प्लूरल्स बन जाते हैं। कुछ वर्ड्स सिंगुलर ऐसे भी हैं दोस्तों जिनके लास्ट पे हम ई एन लगा के उनके सिंगुलर के साथ ही उनको प्लूरल बना देते हैं। जैसे ऑक्स, ऑक्सन, या इसके अलावा हम कह सकते हैं चाइल्ड, चिल्ड्रन। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं दोस्तों जो हमेशा प्लूरल्स ही बोले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं सीजर्स, ट्राउज़र्स। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल्स ही बोले जाएंगे। यहाँ पे कुछ नाउन हमारे पास दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो दिखते तो प्लूरल्स हैं लेकिन उनको हमेशा सिंगुलर ही लिया जाता है। इनमें से फॉर एग्जांपल कुछ डिजीज़ के नाम हैं, जैसे हम कहते हैं मम्स, मीज़ल्स। इसके अलावा न्यूज़, जो सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं जैसे मैथमेटिक्स,
तो ये सारे वर्ड्स दिखने में प्लूरल्स हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर ही एक्ट करते हैं। गेम्स के नेम हो सकते हैं जैसे बिलियर्ड्स। कुछ कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो दिखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वो उनको हम हमेशा प्लूरल ही यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं पोल्ट्री, कैटल। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में सिंगुलर हैं, लेकिन इनको हम एज एज ए प्लूरल ही यूज़ करते हैं हमेशा। कुछ वर्ड जैसे कि कॉमन नेम, जैसे कि पीपल हम कहते हैं, तो इसकी जो प्लूरल्स है वो भी पीपल ही है। लेकिन जब हम पीपल्स कहते हैं तो उसको भी करेक्ट माना जाता है, लेकिन फिर वो कौमों के या नेशंस के मीनिंग में आ जाता है, वो फिर लोगों के मीनिंग में नहीं आता। ऐसे ही जो हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स होते हैं सिंगुलर, जैसे हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो ऐसे जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कमांडर इन चीफ, तो इनको प्लूरल बनाने के लिए जो इनका प्रिंसिपल वर्ड होता है, पहला वर्ड होता है, उसके साथ एस लगा देते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ से कमांडर्स इन चीफ, सिस्टर इन लॉ से सिस्टर्स इन लॉ, तो ये इसके प्लूरल बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ नाउन हमारे पास जिनका ओरिजिन ग्रीक या लैटिन होता है, तो उनके जो प्लूरल्स बनाए जाते हैं वो थोड़े डिफरेंट अंदाज से बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग कह सकते हैं फार्मूला, और जो उसकी प्लूरल बनाई जाती है दैट इज़ फार्मूले। ऐसे ही एक्सिस, एक्सिस। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों हमारे पास जो सिंगुलर उनका मतलब और होता है और प्लूरल हम उनसे मतलब और लेते हैं। जैसे फोर्स, हमारे पास स्ट्रेंथ को बोलते हैं फोर्सेस, इससे मतलब जो आर्मी होती है, सोल्जर्स होते हैं, वो उनको बोल लिया जाता है फोर्सेस। ऐसे ही गुड, जैसे हम बोलते हैं गुड अच्छा के मीनिंग में, ऐसे ही जो गुड्स होता है वो चीज़ों की मीनिंग में आ जाता है, मर्चेंट्स के हिसाब से आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि चीज़ें। दोस्तों यहाँ पे जो प्लूरल बनाने की डिटेल दी गई है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी हद तक उसको कवर करूँ। जो जनरल रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम बनाते हैं मोस्टली प्लूरल्स, उनको मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की कोई समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको हम कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर दें। दैट इज़ नाउन अ केस। एक नाउन को जब हम एक सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो उसकी प्लेस के हवाले से या उसके रोल के हवाले से हम देखते हैं कि वो कौन से केस में फॉल कर रहा है। तो इस बेस के ऊपर नाउन को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, या यूँ कह सकते हैं कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्टिव, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव, जिसको एक्यूजेटिव भी कहा जाता है। एंड थर्ड वन इज़ पॉजेसिव, जिसको जेनिटिव भी कहा जाता है। तो एक एक करके इनको देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट केस जो है दैट इज़ सब्जेक्टिव। जब किसी भी नाउन को एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे रखा जाता है, उसके सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं अली लाइक मैंगोज़। तो यहाँ पे जो अली है वो एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे जो अली का केस है दैट इज़ सब्जेक्टिव केस, जिसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। दूसरे केस की तरफ चलते हैं दैट इज़ ऑब्जेक्टिव केस, जिसको एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है। सेम सेंटेंस हम लेते हैं एग्जांपल में अली लाइक मैंगोज़। अब यहाँ पे जो मैंगोज़ है दैट इज़ आल्सो अ नाउन, लेकिन यहाँ पे जो नाउन यूज़ हुआ है मैंगोज़, वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पे यूज़ हुआ है, दैट इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जब नाउन एक ऑब्जेक्ट के तौर पे एक सेंटेंस के अंदर लिया जाता है तो इस कंडीशन में इसको बोला जाता है दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन, जिसको अदर वर्ड्स हम लोग एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। तो जेनिटिव केस या पॉजेसिव केस है, इसके अंदर हम किसी नाउन की मलकियत को ज़ाहिर करते हैं, नाउन की किसी भी पॉजेसिव चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं अलीज़ कैप। तो यहाँ पे देखें जो कैप है वो अलीज़ की मलकियत की शक्ल में दिखाई गई है, अली की जायदाद की शक्ल में दिखाई गई है, उसकी पॉजेसिव में दिखाई गई है, ये उसकी मलकियत में है। यहाँ पे जो कैप यूज़ हुआ है दैट इज़ अ पॉजेसिव केस, जिसको अदर वर्ड्स में हम जेनिटिव केस भी कहते हैं। तो जब आप लोग एक सेंटेंस को एनालाइज करने लगते हैं तो उसके अंदर जो भी प्लेस उस नाउन को दी गई है या उसका रोल जो प्ले किया गया है, क्या वो सब्जेक्ट है, क्या वो ऑब्जेक्ट है, क्या वो उसकी किसी भी और नाउन की मलकियत है, तो इस हवाले से हम नाउन के केस को देखते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट केस ऑफ अ नाउन। आई होप कि आप लोगों को इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी कि एक नाउन को केस की कंडीशन में कैसे डिवाइड करते हैं, या एक नाउन के केसेस क्या हो सकते हैं। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि नाउन को केस के तौर पे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि उसका जो पॉजेसिव केस है वो बनता कैसे है। सेकंड थिंग कि उसका पॉजेसिव केस जो है वो यूज़ कहाँ कहाँ पे हम करते हैं। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ, दैट इज़
द फॉर्मेशन एंड द यूज़ ऑफ पोजेसिव केस। तो सबसे पहला मेथड जो यहाँ रेन एंड मार्टिन के अंदर डिस्कस किया गया है दैट इज़ वेरी सिंपल, जो ज़्यादा अप्लाई भी किया जाता है वो ये है कि जो सिंगुलर्स हैं उनके लास्ट के ऊपर हम एपिस्ट्रोफ का साइन और आगे एस लगा के उसका पॉजिटिव केस बना देते हैं, जैसे बॉय से बॉयज़ और किंग से किंग्स, तो ये उसका पॉजिटिव केस बन जाता है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर बहुत ज़्यादा हाइजिंग वर्ड्स है, यानी कि उसके अंदर एस और सी की वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे हम कहते हैं जस्टिस, जीसस, तो यहाँ पे हाइजिंग साउंड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हम लोग फिर एपोस्ट्रॉफ सिंपल लगाते हैं, आगे एस नहीं लगाते, और वही एपोस्ट्रॉफ लगाने के बाद वही फॉर्म जो उसकी है वो उसकी पोजेसिव केस के अंदर चली जाती है। तो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जब हमारे पास कोई प्लूरल्स होते हैं जो कि ऑलरेडी एस पे एंड हो रहे होते हैं, तो हम उन वर्ड्स के लास्ट के ऊपर दोबारा से एपोस्ट्रॉफ लगा के आगे एस नहीं लगाते, जस्ट एपोस्ट्रॉफ लगा देते हैं, और उसके बाद वही केस उसका पोजेसिव बन जाता है। जैसे हम बॉयज़ अगर वो प्लूरल लिखा हुआ है POYS, तो हम उस एस के आगे मज़ीद एपोस्ट्रॉफ लगा के एस नहीं लगाएंगे बल्कि सिंपल एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे और वही उसकी पोजेसिव केस बन जाएगा। नेक्स्ट केस इज़ दैट कि अगर हमारे पास वो प्लूरल है लेकिन वो एंड एस पे नहीं हो रहा, जैसे हमारे पास वुमेन, मैन, चिल्ड्रन, तो ये सारे के सारे जो हैं ये प्लूरल्स हैं लेकिन ये एस पे एंड नहीं हो रहे, तो ऐसे केसेस के अंदर हम नाउन्स के बाद वही एपिस्ट्रॉफ और वही एस का इजाफा करके उनका पोजेसिव केस बनाते हैं, जैसे चिल्ड्रन, और इनका जो पोजेसिव केस बनेगा दैट इज़ चिल्ड्रंस। जो अगली चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है पोजेसिव केस के हवाले से वो ये है कि जब हमारे पास कोई कंपाउंड नाउन होता है, मतलब उस नाउन के अंदर एक्चुअली बहुत सारे वर्ड्स एक नाउन के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, तो इस केस के अंदर हम उसका पोजेसिव बनाने के लिए जो उसका लास्ट वाला वर्ड होता है उसके आखिर पे हम एपिस्ट्रॉफ लगाते हैं और उसके बाद एस लगा के उसका पॉजिटिव केस बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं द किंग ऑफ भूटान विजिट, अगर इसका पॉजिटिव बनाना हो तो हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें जो किंग है, भूटान है, ये दोनों कलेक्टिवली एक कंपाउंड नाउन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब पॉजिटिव केस बनाने के लिए एस किसके साथ लगाना पड़ेगा, ये चीज़ देखने के लिए हम रेनर मार्टिन से जो हेल्प लेते हैं उसके अंदर ये है कि आपने जो सेकंड नेम है, जैसे हम कहते हैं कि द किंग ऑफ भूटान, तो इस भूटान के आगे आपने एपिस्ट्रॉफ लगा के उसके आगे एस लगा देना है, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, इस तरीके से ये इसका पॉजेसिव केस बन जाएगा। जब दो नाउन्स किसी कंजंक्शन के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं और हमने उनका पॉजेसिव बनाना होता है, तो हम फर्स्ट नेम की बजाय सेकंड नेम के साथ एपिस्ट्रॉफ लगा के उसके साथ एस का इजाफा करते हैं और उसका पॉजेसिव केस बना देते हैं, जो कलेक्टिवली दोनों के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं अली एंड अहमद, तो अगर हमने इनका पॉजिटिव केस बनाना है तो हम अली के साथ, जस्ट अली के साथ एपिस्ट्रॉफ लगा के एस का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि हम जो इसका सेकंड नाउन है जो कंजंक्शन के बाद यूज़ हो रहा है उसके अंदर हम एपिस्ट्रॉफ लगा के एस का इजाफा करेंगे, जो बाद में उसका पॉजिटिव केस बन जाएगा। अब चलते हैं यूज़ की तरफ कि हम पॉजिटिव केस जो है ये यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। आजकल जो है वो ज़्यादातर पॉजिटिव केस लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जैसे हम कहते हैं द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, तो यहाँ पे जो गवर्नर है उसके आगे हमने एपिस्ट्रॉफ लगा के एस का इजाफा किया है और उसको पोजेशन के अंदर ले गए, उसका पोजेसिव केस बनाया है, दैट इज़ रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि टेबल्स लेग, लेग ऑफ द टेबल, ये सही है लिखना। अगर हम लिखेंगे टेबल्स लेग तो ये आजकल की जो हमारे पास ग्रामर यूज़ हो रही है उसके अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो पोजेसिव केस है हम इसको पर्सोनिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जब चीज़ें किसी और चीज़ के लिए पर्सोनिफाई की जाती हैं, यानी कि वो उसके अंदर एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर हम एक लिविंग थिंग की एक चीज़ को ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब हम उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो जब ये केस आता है तब भी हम पॉजिटिव केस ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पाकिस्तान हीरो, अब यहाँ पे देखें पाकिस्तान हीरो है, तो अब जो यहाँ पे हमने एपिस्ट्रॉफ और आगे एस लगा के आगे हीरो लगाया है, तो यहाँ पे ये पाकिस्तान हीरो का जो पॉजिटिव केस बन रहा है वो ऐसे ही बन रहा है कि हमने उस नॉन लिविंग थिंग के साथ एपिस्ट्रॉफ लगा के एस लगाया है उसकी पॉजिटिव केस को शो करने के लिए। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो टाइम को, वेट को, स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ भी हम पोजेशन शो करने के लिए एस का इजाफा करते हैं और एपिस्ट्रॉफ लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं ईयर्स टाइम, यहाँ पे जो ईयर है यहाँ पे जो हमने ईयर इस्तेमाल किया है उसके साथ हमने एपिस्ट्रॉफ और आगे एस लगाया है। ऐसे ही हम अगर वेट की बात करें तो हम कहते हैं स्टोन्स थ्रो, या अगर स्पेस की बात करें तो हम कहते हैं फीट्स लेंथ। अब यहाँ पे देखें जो हमने एपिस्ट्रॉफ लगाए हैं सबके साथ
वो या तो टाइम को शो कर रहे हैं नाउन, या स्पेस को, या वेट को। तो उनके साथ भी हम पॉजेसिव केस बनाने के लिए हमेशा एपिस्ट्रॉफ और एस का इजाफा करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास नाउन होते हैं जो शो कर रहे होते हैं किसी प्रोफेशन को, या किसी ट्रेड प्लेस को, या रिलेशनशिप को, तो उनके साथ भी हम एपिस्ट्रॉफ लगा के एस लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि शी वेंट टू द बेकर्स। अब यहाँ पे जो बेकर के आगे हमने एपिस्ट्रॉफ लगा के एस लगाया है, एक्चुअली हम उसकी ट्रेड प्लेस को शो कर रहे हैं कि वो जो शॉप है वो किसी बेकर की है। जी दोस्तों, ये था हमारे पास जो बहुत ही सिंपल से रूल्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं पॉजेसिव केस की फॉर्मेशन के लिए और उसके यूज़ के लिए। आई होप कि आप लोगों को सही से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। नाउन इन एपोजिशन। एपोजिशन क्या होती है, ये नाउन होता है और ये कैसे काम करता है, ये क्यों होता है, इसके मुतालिक आज हम देखेंगे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं या कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसके मुतालिक हमें कुछ डिस्क्रिप्टिव नोट भी देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कहते हैं कि किसी भी लड़के का नाम लेके जैसे हम बोलते हैं मज़हर। अब मज़हर तो बहुत सारे हो सकते हैं, ज़ाहिर है उनमें से कुछ आपके जानने वाले होंगे, कुछ मेरे जानने वाले होंगे। लेकिन जब हम किसी एक स्पेसिफ़िक मज़हर की बात कर रहे होंगे तो हम उसके नेम के बाद उसका एक डिस्क्रिप्टिव नोट देंगे। जैसे हम कहते हैं मज़हर आवर CR। तो इस सेंटेंस के अंदर जब हम ये कहते हैं कि मज़हर कॉमा आवर CR देन अगेन कॉमा हैज़ गिवन द नोट्स, तो इस सेंटेंस के अंदर देखें जो नाउन के बाद एक छोटी सी डिस्क्रिप्टिव नोट आया है उस नाउन के मुतालिक, जो उसके मुतालिक कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो उसको स्पेसिफिक कर रहा है, उसको बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। यहाँ पे जो आवर CR यूज़ हुआ है, CR एक्चुअली एक नेम है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिसे बोला जाता है, ये एक नेम है और ये नेम इन एपोजिशन आया है मज़हर के। ऐसे ही जो यहाँ रैन एंड मार्टिन के अंदर एग्जांपल दी गई है, दैट इज़ रामा आवर कैप्टन मेड 50 टन्स। तो यहाँ पे चेक करें कि रामा एक बॉय का नेम है और उसके बाद उसके लिए एक जो डिस्क्रिप्टिव नोट रखा गया है, उस डिस्क्रिप्टिव नोट को 2 कॉमास के अंदर बंद किया गया है और फिर उसके मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है वो दी गई है प्रेडिकेट के अंदर। तो ये जो छोटा सा डिस्क्रिप्टिव नोट यहाँ पे आवर कैप्टन की शक्ल में दिया गया है, दैट इज़ नाउन इन एपोजिशन। यहाँ पे जो कैप्टन है दैट इज़ नाउन इन एपोजिशन टू द रामा। दोस्तों, यहाँ पे जो अहम चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि जो भी नाउन का केस होगा सेंटेंस के अंदर, आइदर इट इज़ सब्जेक्टिव, आइदर इट इज़ ऑब्जेक्टिव और जेनेटिव या पोजेसिव भी जिसे बोला जाता है। तो जो भी केस हमारे पास उस नाउन का होगा जिसके बाद हम एपोजिशन दे रहे हैं, तो उस एपोजिशन वाले नाउन का भी वही केस होगा। यानी कि अगर हम किसी सब्जेक्ट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस डिस्क्रिप्टिव नोट के अंदर, तो वो जो हम उसकी एपोजिशन के लिए नाउन यूज़ कर रहे हैं वो भी सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर किसी सेंटेंस के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए वो एपोजिशन यूज़ कर रहे हैं तो वो एपोजिशन भी ऑब्जेक्ट होगी, जिसे हम एक्यूजिटिव केस बोलते हैं। सेम जेनेटिव केस होता है, अगर हम किसी जेनेटिव केस के नाउन के लिए कोई एपोजिशन यूज़ कर रहे हैं तो वो उस नाउन के जो एपोजिशन यूज़ हुई है उस एपोजिशन का भी जेनेटिव केस होगा। रामा आवर कैप्टन मेड 50 रन्स। तो यहाँ पे जो आवर कैप्टन है सब्जेक्टिव केस में लिया गया है यहाँ पे, यानी कि उसका जो केस बनता है आवर कैप्टन, जो एपोजिशन यूज़ हुई है यहाँ रामा के हिसाब से, तो रामा क्योंकि सब्जेक्ट है तो आवर कैप्टन भी यहाँ पे एज ए नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल हुआ है। यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। अब यहाँ पे चेक करें जो कॉमा के बाद द डॉक्टर लगाया गया है वो एक्चुअली उनके अंकल को स्पेसिफिक करने के लिए है। और यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर आप नोट करें तो आपको नज़र आएगा कि जो अंकल है वो एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक ब्रीफ सा नोट दिया है, दैट इज़ द डॉक्टर। द डॉक्टर इज़ आल्सो द एक्यूजिटिव केस इन दिस सेंटेंस। हैव यू सीन द गंगोली द आर्टिस्ट ड्राइंग। यहाँ पे जो गंगोली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दैट इज़ अ नाउन, वो किसी आर्टिस्ट का नाम है। तो वहाँ पे जो उसका डिस्क्रिप्टिव नोट दिया गया है वो है आर्टिस्ट ड्राइंग। यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ लगा के आगे एस लगा के उसका पॉजेसिव केस बनाया गया है उस आर्टिस्ट का और आगे ड्राइंग। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें कि जो पॉजेसिव केस बन रहा है आर्टिस्ट, दैट इज़ एपोजिशन टू द नाउन गंगोली। तो ये उसका पॉजेसिव केस बनता है क्योंकि यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास जो गंगोली है दैट इज़ द पॉजेसिव केस इन केस ऑफ
आर्टिस्ट ड्राइंग कि आपने गंगोली को देखा है, जो एक्चुअली उस गंगोली के मुतल्लिक बता रहा है, उस आर्टिस्ट की ड्राइंग के मुतल्लिक, नॉट अबाउट द गंगोली, इट्स एक्चुअली अबाउट द ड्राइंग्स ऑफ द गंगोली। दोस्तों ये है अपोजिशन, और ये बहुत ही कम जगहों पर आपको देखने में मिलेगी कि अपोजिशन क्या होती है। आई होप कि आप लोगों ने अपोजिशन का जो भी कंसेप्ट बनता है वो सारा पिक कर लिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो नेक्स्ट पार्ट्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।